गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज इकोनॉमिक्स का हम लोग का लास्ट क्लास है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वन लाइनर फॉर बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये करेंट रिलेटेड टॉपिक है, करेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारा बदलाव आप देखिएगा और ये इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। तो है पहला है, देखते हैं भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पहले ये समझिए क्या है कि ये किसी संगठन, किसी संस्था, किसी ग्राहक का रेटिंग तय करती है कि उसका जो है परफॉर्मेंस कैसा है ना। किसी संगठन का परफॉर्मेंस कैसा रहा, किसी संस्था का परफॉर्मेंस कैसा रहा। बैंक ग्राहक का परफॉर्मेंस देखती है ना, कि ग्राहक पहले लोन लिया था, उसका पेमेंट करने का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो रेटिंग के आधार पर ही तय किया जाता है कि व्यक्ति का या संगठन का या संस्था का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये रेटिंग एजेंसियां रेटिंग देती है। जैसे क्रिसिल है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। इक्रा, ऑनिक्रा, केयर, सिबिल, समेरा है ना, समेरा। इसमें सिबिल जो है वह बैंक सिबिल स्कोर देखती है, ग्राहक का सिबिल स्कोर देखती है बैंक, है ना। उसी स्कोर को देख करके बैंक ग्राहक को लोन देती है। अगर सिबिल स्कोर कम है तो ग्राहक को लोन नहीं मिलेगा, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सिबिल स्कोर। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो नाम कम से कम ध्यान में रखना है, क्रिसिल, इक्रा, ऑनिक्रा, केयर, सिबिल एंड समेरा। इसी प्रकार विश्व का भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। ये तीन प्रमुख है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज एंड फिच। ये किसी देश की अर्थव्यवस्था का रेटिंग तय करती है, A+, A++, A++, है ना। उसी रेटिंग को देख करके विदेशी निवेशक उस देश में अपने पैसे का निवेश करते हैं। मान लिया जाए कि कोरोना काल में भारत का ग्रोथ रेट कम हो गया तो विदेशी निवेशक देखेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारत को कितना रेटिंग दी है। अगर रेटिंग कम कर दी है तो विदेशी निवेशक भारत में अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेटिंग एजेंसी है। तीन महत्वपूर्ण है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज एंड फिच। भारत का आपका 6 और विश्व का 3 को ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद चलते हैं MSME। MSME का ये है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, है ना। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग इसको कहा। ये क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ होता है, बैकबोन होता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल जीडीपी में 29% की भागीदारी देता है, 29% का योगदान देता है MSME। MSME 2 प्रकार का होता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादन दे रहा है और सर्विस जो सेवा दे रहा है। 2 प्रकार का MSME, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, है ना। अब यहाँ ये सवाल है कि सूक्ष्म उद्योग किसको कहा जाएगा, माइक्रो इंडस्ट्री किसको कहा जाता है। तो वैसे उद्योग को इसमें रखा जाता है जिनमें 1 करोड़ का निवेश और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो, है ना। 1 से 5 ध्यान में रखेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे 1 से 5, है ना। 1 करोड़ का निवेश, 5 करोड़ का टर्नओवर हो, वैसे उद्योग को माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाएगा। ठीक है, स्मॉल के अंतर्गत वैसे उद्योग को रखा जाता है जिनमें 10 करोड़ का निवेश हो और टर्नओवर 50 करोड़ का होना चाहिए। 10-50 याद रखेंगे, 10-50 स्मॉल इंडस्ट्री। और मीडियम में वैसे उद्योग को रखा जाता है जिसका निवेश 50 करोड़ हो, निवेश 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़, 250 करोड़, 50, 250,
माइक्रो 1, 5, स्मॉल 10, 50, मीडियम 50, 250। ये नया परिवर्तन है। इसके पहले दूसरा ये आंकड़ा था, ये नया आंकड़ा है 2020 का। एमएसएमई में परिवर्तन हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये उत्पादन और सेवा दोनों एमएसएमई के लिए लागू होता है। माइक्रो इंडस्ट्री किसको कहा जाएगा? 1, 5 शॉर्ट में ध्यान में रखेंगे। स्मॉल 10, 50, मीडियम 50, 250। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को कहा जाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल जीडीपी में आपको 29%। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा, है ना? 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा है? तो अमेरिका रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2019-20 में भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ है वह सबसे ज़्यादा $88.75 का रहा है ना? तो ये जो है ये द्विपक्षीय व्यापार वाणिज्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार। दूसरे स्थान पर चीन का रहा है ना? ये केवल ये ध्यान में रखेंगे कि भारत सबसे ज़्यादा किस देश के साथ इंटरनेशनल बिजनेस करता है, व्यापार करता है, तो अमेरिका के साथ। दूसरे स्थान पर चाइना के साथ। ओके, उसके बाद है वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत के कुल व्यापार में जितना व्यापार हुआ, निर्यात आयात दोनों को मिला देंगे, 39% की हिस्सेदारी निर्यात का रहा और 61% की हिस्सेदारी आयात का रहा। यानी कि निर्यात कम हुआ है, आयात ज़्यादा हुआ है, जो देश के अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के लिए सही नहीं माना जाएगा। निर्यात ज़्यादा होना चाहिए, आयात कम होना चाहिए। जबकि इंडिया में निर्यात आपका मात्र जो है वह 39% का है और आयात 61%, 61% का रहा है। ओके, उसके बाद चलते हैं, भारत सबसे अधिक किस चीज़ का आयात करता है? आयात सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थों का भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है। किस देश से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है? इराक से। कल के क्लास में मैं बताया था, इराक से। ठीक है। जबकि 2017-18 के रिपोर्ट के अनुसार भारत इंजीनियरिंग सामानों का सबसे अधिक निर्यात करता है ना? दूसरे स्थान पर रत्न एवं आभूषण, जिसको जेम्स एंड ज्वेलरी है ना कहा जाता है, यह है ना? तो आयात सबसे ज़्यादा भारत पेट्रोलियम पदार्थों का करता है और निर्यात कहेंगे तो इंजीनियरिंग वस्तुओं का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। इसके पहले जेम्स एंड ज्वेलरी का था, लेकिन अब जेम्स एंड ज्वेलरी का स्थान दूसरा हो गया है। पहले स्थान पर इंजीनियरिंग वस्तुओं का भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। ओके, ये सब करेंट डेटा है, ये ध्यान में रखना है। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश है। 5वीं अर्थव्यवस्था वाला भारत के पहले कौन कौन सा देश है? तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश यूएस अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर जर्मनी है, 5वें पर इंडिया है। इंडिया का 2.94 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था है ना? 2.94 लाख करोड़ डॉलर की इंडियन अर्थव्यवस्था है। इस लिहाज से इंडिया विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश है। सबसे बड़ा देश है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी और 5वें पर इंडिया। ओके, अंकटाड यूएनओ की एक एजेंसी है। ये हर एक साल विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करती है। तो अंकटाड के विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना,
में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत सर्वाधिक निवेश होने वाले देशों में भारत का स्थान 9वां है। वह देश जहां सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है ना, उसमें भारत का क्या स्थान है? तो 9th पोजीशन है। कौन कहता है? तो अंकटाड। वह प्रत्येक साल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है। इसी के रिपोर्ट के आधार पर हमें यह पता चलता है कि किस देश में कितना निवेश हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अंकटाड। ओके, इस अंकटाड के इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ है? तो सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा निवेश किया? ठीक है, तो सिंगापुर भारत में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले देशों में पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर मॉरिशस है। इसके पहले मॉरिशस पहले स्थान पर था, लेकिन इस बार सिंगापुर सबसे ज़्यादा इंडिया में निवेश किया और दूसरे स्थान पर मॉरिशस रहा है। किस क्षेत्र में निवेश हुआ? तो सर्विस सेक्टर में। कौन सा देश सबसे ज़्यादा निवेश किया? सिंगापुर। दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो मॉरिशस। ओके, अब आते हैं भारत में। वर्तमान में भारत में तेल रिफाइनरी कितना है? तो 23 है। 23 तेल रिफाइनरी है ना, जिनमें 18 पब्लिक सेक्टर का है। कितना है? 18 पब्लिक सेक्टर का है। ठीक है, 2 संयुक्त है, पब्लिक प्राइवेट दोनों का भागीदारी है, और 3 प्राइवेट सेक्टर का है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी स्टेशन कहाँ है? तो हरियाणा के पानीपत में है। जबकि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी रिलायंस पेट्रोलियम है, सबसे बड़ा है ना। ये विश्व का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी स्टेशन है रिलायंस पेट्रोलियम। कहाँ है? तो गुजरात के जामनगर में ये स्थित है, गुजरात के जामनगर में। तो भारत में 23 ऑयल रिफाइनरी है। इस 23 में 18 पब्लिक सेक्टर का, 2 जो है आपको संयुक्त है, 3 निजी क्षेत्र का। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? तो हरियाणा के पानीपत में। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा रिलायंस रिफाइनरी जो कि गुजरात के जामनगर में है। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी स्टेशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तेल रिफाइनरी। भारत में सबसे अधिक रोजगार सभी लोग जान रहे हैं कौन देता है? तो रेलवे देता है ना। सबसे ज़्यादा रोजगार रेलवे देता है, रेलवे प्रदान करता है। दूसरे स्थान पर कौन देता है? तो कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है, दूसरे स्थान पर है। निजी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार कपड़ा उद्योग देता है। ओवरऑल में कहेंगे तो कपड़ा उद्योग का दूसरा स्थान है। जबकि प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। देश के विभाजन के बाद सबसे अधिक कपड़ा उद्योग को ही हानि हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था कि कपड़े से संबंधित अधिकांश मिलें जो है वह पाकिस्तान में चली गई थी, इसलिए भारत को कपड़ा उद्योग में हानि उठाना पड़ा था। ओके, 2020 में भारत का बेरोजगारी कितना रहा? 2020 में भारत का बेरोजगारी इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 27.3% बेरोजगारी रहा। सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य महाराष्ट्र में है ना। जबकि कोरोना काल में सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ रही? पुदुचेरी में सबसे ज़्यादा 75.8% बेरोजगारी हो गया। मेघालय में सबसे कम बेरोजगारी रहा, ये कोरोना के कारण। ठीक है, और बेरोजगारी दर ध्यान में रखेंगे 27.3% है ना। तो ये बेरोजगारी है भारत में बहुत ज़्यादा, इस साल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बेरोजगारी, और ख़ासकर कोरोना काल में बेरोजगारी दर अपने उच्चतम सीमा में पहुंच चुका है। आइए, फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण। फोर्ब्स एक आर्थिक अमेरिकी पत्रिका है। क्वेश्चन पूछता फोर्ब्स क्या है?
तो आर्थिक अमेरिकी पत्रिका है। यह विश्व के अमीर लोगों की सूची प्रत्येक साल जारी करता है। ठीक है। फोर्ब्स 2020 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड कौन है, सबसे वैल्यूबल सबसे कॉस्टली कंपनी कौन किसको आंका गया है, तो एप्पल कंपनी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर गूगल है और तीसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड की सूची में। वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो जेफ बेजोस, अमेजन कंपनी के मालिक हैं जेफ बेजोस। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दूसरे है बर्नार्ड अर्नोल्ड का स्थान है। तीसरा बिल गेट्स का स्थान है। मुकेश अंबानी का स्थान वर्ल्ड में देखिए 7वीं पोजीशन पर है, जबकि एशिया और इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन है ना। मुकेश अंबानी इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन है मुकेश अंबानी, और इनका विश्व में क्या स्थान है, 7वां पोजीशन है ना। और जेफ बेजोस विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। वर्ल्ड रिचेस्ट वीमेन, विश्व की सबसे अमीर महिला कौन है, तो एलिस वाल्टन। एलिस वाल्टन वालमार्ट कंपनी की मालिक है ना। एलिस वाल्टन सबसे अमीर महिला कौन है, एलिस वाल्टन वालमार्ट कंपनी की मालिक। उसके बाद है इंडिया रिचेस्ट वीमेन, इंडिया की सबसे अमीर महिला रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा है ना। रोशनी नादर मल्होत्रा सबसे अमीर महिला है भारत की। ठीक है। ये जो है एचसीएल कंपनी की सीईओ हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। इनके पहले सावित्री जिंदल भारत की अमीर महिला हुआ करती थी, लेकिन इस बार रोशनी नादर मल्होत्रा यह भारत की सबसे अमीर महिला आंकी गई है। ओके, तो ये फोर्ब्स कंपनी का करेंट डेटा है, हमेशा ध्यान में रखना है, करेंट अफेयर से भी रिलेटेड है। आइए अब चलते हैं स्पेशल 301 और सुपर 301 क्या है। तो ये दोनों अमेरिकी कानून है। क्या कानून में कहा गया है देख लीजिए, कानून में क्या कहा गया है देख लीजिए। तो स्पेशल 301 के द्वारा अमेरिका वैसे देश पर कार्रवाई करता है। स्पेशल 301 के द्वारा अमेरिका वैसे देश पर कार्रवाई करता है जो बौद्धिक संपदा कानून का उल्लंघन करता। बौद्धिक संपदा कानून क्या हुआ, पेटेंट कानून। पेटेंट कानून का कोई उल्लंघन किया है ना, तो अमेरिका स्पेशल 301 कानून के तहत उस देश पर कानूनी कार्रवाई करता है। ठीक है। सुपर 301 के तहत अमेरिका किसी देश पर आर्थिक कार्रवाई करता है। अगर अमेरिका के साथ कोई देश आर्थिक समझौता किया और उस आर्थिक समझौते का वह देश उल्लंघन करता है, तो अमेरिका वैसे देश पर सुपर 301 कानून का प्रयोग करता है। तो स्पेशल 301 और सुपर 301 दो अमेरिकी कानून है। ओके, अब आगे चलते हैं। कृषिगत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के द्वारा MSP जारी किया जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। ये कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है। जब भी हर एक साल रबी फसल आया, खरीफ फसल आया, तो ये फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि अगर CACP गेहूं का एक MSP जारी कर दिया, मान लें 1200 रुपया क्विंटल, तो इससे कम दाम पर गेहूं नहीं बिकेगा। इसको सरकारी मूल्य कहा जाता है ना। तो रबी और खरीफ फसलों के लिए MSP कौन जारी करता है,
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी और 1966-67 में CACP पहली बार MSP जारी किया। किस फसल का MSP जारी किया? तो गेहूं का। भारत में पहला फसल कौन था जिसका MSP जारी किया गया था? गेहूं का। कब जारी किया गया था? 1966-67 में। तो ये MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकारी मूल्य है। किसानों को राहत देने के लिए ये MSP सरकार जारी करती है। मान ले उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया, तो उसका मूल्य घट जाएगा, किसानों को घाटा होगा। तो किसानों को राहत देने के लिए सरकार एक मूल्य तय कर दी कि गेहूं का दर ये रहेगा, सरकारी दर है। तो जो सरकार तय की उस दर से कम दर पर गेहूं नहीं बिकेगा। उसी दर को हम MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। कौन जारी करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कब स्थापना हुआ? 1965 में। किस मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है? कृषि मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है। पहली बार MSP कब जारी किया गया? 1967 में। किस फसल का जारी किया गया? तो गेहूं। ठीक है, तो ये पूरा आपका वन लाइनर जो हो गया, ये वन लाइनर था। बहुत ही इकोनॉमिक्स का जो करंट रिलेटेड इकोनॉमिक्स है, ये आने वाले BPSC PT, बिहार दरोगा, SSC, रेलवे, NTPC के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चुनिंदा टॉपिक मैं लेकर आया ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होने पाए। तो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।